1959 में 10 हाइकर्स का एक ग्रुप माउंटेन पर हाइकिंग करने के लिए गए थे। उनमें से 8 मेल और 2 फीमेल थी। उन सभी को हाइकिंग करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था और उनमें से ज़्यादातर लोग यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट थे जो रसिया में था। और ये एडवेंचर इन सभी की ज़िंदगी का आखिरी एडवेंचर था। मैं बात कर रहा हूँ डायटलोव पास केस की। तेईस जनवरी 1959 की सुबह को हाइकिंग करने के लिए 10 लोगों का एक ग्रुप ट्रेन में चढ़े। वो सभी खोलत साइकिल की तरफ जा रहे थे जो कि रशिया में है। ग्रुप में 10 लोग थे, उनमें 8 लड़के और 2 लड़की थी। ग्रुप का लीडर था इगोर डायटलोव। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया। पहले उन लोगों ने ट्रेन का यूज़ किया, उसके बाद ट्रक का, उसके बाद घोड़े का और फिर आखिरी में वो लोग पैदल चल कर गए। अब मैं आपको उनमें से कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ। इगोर डायटलोव। इगोर को अगर किसी चीज़ से प्यार था तो वो था सिर्फ हाइकिंग करना। ल्यूडमिला डबनीना अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा यंग थी। उसकी उम्र मात्र 20 साल थी। ल्यूडमिला को बचपन से ही हाइकिंग करने का शौक था, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी। जिनेडा जीना ग्रुप की सबसे खूबसूरत लड़की थी। पूरे ग्रुप में सभी लोग जीना को बहुत पसंद करते थे। जीना को रेडियो में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उसने रेडियो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जीना ने अपने डायरी में अपने फ्रेंड को एक मैसेज लिखा। उसने लिखा कि माय डियर वोलिया, कुछ ही दिनों में हम लोग डायटलोव पास माउंटेन पर हाइकिंग करने के लिए निकल जाएंगे। यूरी डोरोशेंको। यूरी अपने ग्रुप का सबसे लंबा लड़का था। वो एक गरीब परिवार से था। वो 21 साल का लड़का लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करता था। वो सिर्फ जीना से ही थोड़ी बहुत बातें करता था। रुस्तम सोलोब्दीन। रुस्तम के बारे में कहा जाता है कि उसे मैंडोलिन बजाना बहुत पसंद था और उसने सफ़र के दौरान मैंडोलिन बजा करके अपने दोस्तों का एंटरटेनमेंट किया। यूरी क्रिवेनिशेंको डायटलोव पास की हाइकिंग करने के लिए अपने घर से 200 किलोमीटर दूर से आया था। वो एक इंजीनियर था। क्रिवेनिशेंको को लोगों के साथ मजाक करना बहुत पसंद था। क्रिवेनिशेंको भी ग्रुप में था, इसलिए ल्यूडमिला बहुत खुश थी क्योंकि वो उसे अपना भाई मानती थी। जोलोटोरियोव की उम्र 35 साल थी। ग्रुप में कोई भी उसे रखना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी कुछ अजीब थी, पर उसने इगोर डायटलोव जो कि ग्रुप का लीडर है उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। फिर इगोर ने उसे अपने साथ चलने की परमिशन दे दी। 28 जनवरी को सफ़र के दौरान ग्रुप का एक मेंबर यूरी यूडिन की तबीयत खराब हो गई। उसके दिल और घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से उसे वापस घर लौटना पड़ा। अब 10 में से 9 लोग बचे थे। वो लोग वापस ट्रैकिंग करने लगे। उन लोगों के पास डायरी थी और कैमरा भी, जिसमें वो लोग अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे थे। 1 फरवरी को वो लोग खोलत साइकिल पहुंचे। रात हो चुकी थी और स्नो स्टॉर्म की वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो लोग रास्ता भटक गए थे। जब उनको पता चला कि वो लोग गलत रास्ते पर हैं, तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज की रात वो सभी इसी जगह कैंप करेंगे। यूडी ने इगोर से कहा, हमसे 1.5 किलोमीटर पीछे एक घाटी है, वहाँ पर बड़े पेड़ों का सहारा लेकर हम लोग एक मजबूत कैंप लगा सकते हैं और वो जगह हम लोगों के लिए सुरक्षित भी होगी। इगोर वापस नीचे नहीं जाना चाहता था क्योंकि उन लोगों ने कई घंटों की मेहनत के बाद 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई की थी। इगोर ने सभी को यहीं पर कैंप करने का ऑर्डर दिया। अब 15 दिन से ज़्यादा हो गए थे। उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया था। आखिरकार 20 फरवरी को उन हाइकर्स के परिवार वाले परेशान होकर उन सभी को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन की डिमांड की, जिसके बाद यूरल इंस्टीट्यूट के हेड ने सबसे पहले रेस्क्यू टीम भेजी। वो सभी लोग उन 9 हाइकर्स को ढूंढ नहीं पाए। बाद में पुलिस और रशियन आर्मी भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गई। वो सभी प्लेन और हेलीकॉप्टर से उन 9 हाइकर्स को ढूंढ रहे थे। 26 फरवरी को रेस्क्यू टीम ने उनका टेंट ढूंढा जिसमें वो लोग रुके थे। वो टेंट बहुत बुरे हालत में था। जो इन्वेस्टिगेटर थे उसने बताया कि टेंट को अंदर की तरफ से काटा गया है और यहाँ पर उन 9 हाइकर्स के पैरों के निशान थे। भागते वक्त वो लोग 3 ग्रुप में बट गए थे। उन 9 लोगों ने वहां से भागते वक्त अपने पैरों में सिर्फ मोजे पहने हुए थे और कुछ लोगों ने सिर्फ एक ही जूता पहने हुए थे।
सर्च टीम ने 500 मीटर तक पैरों के निशान का पीछा किया। वहां पर उन लोगों को सबसे पहले 2 डेड बॉडीज मिली। वो डेड बॉडीज क्रिवेनिशेंको और डोरोशेंको की थी। उन दोनों ने ना तो कपड़े पहने हुए थे और ना तो जूते, वो दोनों सिर्फ अंडरवेयर में थे। उन दोनों की लाशें एक पेड़ के पास मिली थी और उस पेड़ के कुछ टहनियां टूटी हुई थी, जिसे देखकर लगा कि इस पर किसी ने चढ़ने की कोशिश की होगी। टेंट के आसपास ढूंढने के दौरान उन लोगों को 3 और लाशें मिली। वो लाशें इगोर डायटलोव जिनेडा और रुस्तम सोलोब्दिन की थी। उन तीनों की लाशों को देखकर लग रहा था जैसे वो सभी टेंट की तरफ वापस लौट रहे थे और उसी दौरान उनकी मौत हो गई। उन तीनों की लाशें टेंट से 300 मीटर की दूरी पर मिली। आखिरकार रेस्क्यू टीम को 4 लोगों की लाशें भी मिल गई, जो बर्फ में 3 मीटर अंदर दबी हुई थी। ये 4 लोग बाकी के लोगों से अच्छे कपड़े पहने हुए थे, पर इनके कपड़ों को देखकर पता चला कि ये चारों उन 3 लोगों के कपड़े पहने हुए थे जो पहले मर गए थे, क्योंकि ल्यूडमिला क्रिवेनिशेंको का ट्राउजर पहनी हुई थी। पहले 5 डेड बॉडीज जो मिले उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। उन 5 लोगों के मौत का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया। लास्ट में जो 4 डेड बॉडीज मिली थी उनमें से 3 लोगों को गहरी चोट लगी थी। ल्यूडमिला और ज़ोलोटेरियोव दोनों के चेस्ट फ्रैक्चर थे। ये चोट बहुत गहरी थी, जैसे किसी कार ने इनको टक्कर मारी हो। ल्यूडमिला की जीभ गायब थी और आंखें भी। उन सभी की लाशों को ढूंढने में रेस्क्यू टीम को 2 महीने का समय लग गया। इन्वेस्टिगेटर्स को मानसी ट्राइब के लोगों पर शक था, जो कि वहां के लोकल थे, पर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन 9 हाइकर्स की मौत से इनका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमला किया होता तो इनके पैरों के निशान वहां पर जरूर होते। और तो और वहां पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई और पता चला कि 6 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई और 3 लोगों की मौत गहरी चोट लगने की वजह से हुई। उनमें से किसी एक के कपड़े में रेडियो एक्टिव पाया गया, जो बहुत अजीब बात थी। रशियन गवर्नमेंट ने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कहीं ना कहीं रशियन गवर्नमेंट कुछ तो जरूर छुपा रही थी। फरवरी 2019 को रशियन गवर्नमेंट ने फिर से इस केस को खोला और इन सभी के मौत का कारण एवलेंच बताया। इसका मतलब था हिमस्खलन। पर मैं आपको बता दूं कि वहां पर एवलेंच होने का कोई भी सबूत नहीं था। और एक ग्रुप जो हाइकिंग करने के लिए गए थे, वो लोग उस घटना स्थल से 50 किलोमीटर दूर साउथ डायरेक्शन में थे। उन लोगों ने बताया कि उन सभी ने आसमान में एक ऑरेंज रंग की फुटबॉल जैसी चीज उड़ती हुई देखी। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जिस दिन उन हाइकर्स की मौत हुई थी, उसी दिन दूसरे ग्रुप के लोगों ने उस उड़ती हुई चीज को देखा था। फरवरी से मार्च के महीने में बहुत सारे लोगों ने उस उड़ती हुई चीज को देखने का दावा किया। हो सकता है वो कोई यूएफओ था, पर इन सब बातों को 1959 में रशियन गवर्नमेंट ने छुपाया था। बहुत सारे रिसर्चर रशियन गवर्नमेंट को भला बुरा कह रहे थे, क्योंकि उन्हें शक था रशियन गवर्नमेंट पर कि कहीं इन्हीं लोगों ने तो नहीं मार डाला उन हाइकर्स को। पर रशियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी? इसके पीछे ये रीजन दिया गया। रशिया वहां पर किसी सीक्रेट वेपन की टेस्टिंग कर रहा था, जिसे उन हाइकर्स ने देख लिया था। फिर रशियन गवर्नमेंट ने उन हाइकर्स को मौत के घाट उतार दिया और पैरों के निशान मिटा दिया। वहां के जो आम आदमी थे वो बोल रहे थे कि इनकी मौत के पीछे का कारण कोई अदृश्य शक्ति है, जैसे कि भूत प्रेत। फाइनली 30 साल तक चुप रहने के बाद 1990 में एक पुलिस ऑफिसर ने अपना मुंह खोला। उसका नाम था लेव निकिटेक इवानोव। उसने एक आर्टिकल पब्लिश की और उसमें लिखा, जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब हम लोगों ने आसमान में फुटबॉल जैसी चीज उड़ते हुए देखी। वो बहुत तेजी से इधर से उधर जा रही थी। जब ये बात मैंने अपने सीनियर ऑफिसर को बताई तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। तो क्या इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने यूएफओ को देखा था? हो सकता है, क्योंकि ये बात तो साफ थी कि रशियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही थी। उन 9 हाइकर्स की याद में यूरल स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने स्टैचू बनवाई और उनकी बहुत सारी यादों को म्यूजियम में रखा गया। रशियन गवर्नमेंट ने अपने फाइनल रिपोर्ट में कहा कि एक्सपीरियंस की कमी और खराब मौसम की वजह से उन लोगों ने कैंप करने के लिए गलत जगह चुनी और फिर एवलेंच आ गई और उनकी मौत ठंड की वजह से हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉपुलर थ्योरीज के बारे में।
फर्स्ट थ्योरी, लोगों का कहना था कि मानसी ट्राइब के लोगों ने उन सभी की हत्या की है क्योंकि वो सभी लोग नहीं चाहते थे कि कोई बाहर से उनके इलाके में आए। सेकेंड थ्योरी, किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला किया होगा। अब जानवर का नाम सुनकर मेरा ध्यान सिर्फ एक जीव पर जाता है और वो है येटी। आपको याद होगा उन 3 हाइकर्स को बहुत गहरी चोट लगी थी, उनकी छाती की हड्डी बहुत ज़्यादा डैमेज थी और येटी इतनी जोर से हमला करने के लिए बिल्कुल सक्षम था, पर उन सबको चोट लगी थी पर चोट लगने के निशान नहीं थे, इसलिए येटी वाली थ्योरी भी कमज़ोर पड़ गई। थर्ड थ्योरी, वो सभी आपस में लड़ रहे होंगे लड़कियों के लिए और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए होंगे। ये थ्योरी मुझे सही नहीं लगी, पर फिर भी मान लेते हैं कि वो लोग आपस में लड़ रहे होंगे पर उनके शरीर पर किसी तरह के चोट लगने के निशान नहीं थे। फोर्थ थ्योरी, एलियन इनकाउंटर, उनका सामना एलियन से हुआ होगा क्योंकि उनमें से किसी एक के कपड़े में रेडिएशन पाया गया था। इस थ्योरी में दम है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस दिन आसमान में किसी यूएफओ जैसी चीज को उड़ते हुए देखा था और एलियंस के पास इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी को भी बिना हाथ लगाए जान से मार सकते हैं। अब मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊंगा, इसे ध्यान से सुनना। जब मैं रिसर्च कर रहा था मानसी ट्राइब के बारे में, तब मुझे पता चला कि मानसी ट्राइब के लोग खोलत साइकिल से बहुत डरते हैं। ये वही जगह थी जहां पर उन 9 हाइकर्स की मौत हुई थी। वो लोग उस जगह की पूजा करते थे आदिवासी अंदाज में। पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है जब मानसी ट्राइब के कुछ लोग जो समाज से दूर रहते हैं और एक आदिवासी की तरह जिंदगी गुजारते हैं, उस दिन वो लोग एक जहरीला मशरूम खाते हैं जिसका नाम है फ्लाई अगेरिक। इसे खाने के बाद वो लोग बलि देते हैं और नाचते हैं। वो लोग बलि देने के बाद अपने देवताओं से कोई इच्छा मांगते हैं और बदकिस्मती से यह वही दिन था जिस दिन उन 9 हाइकर्स की मौत हुई थी। मैं आपको फ्लाई अगेरिक के बारे में बता दूं कि फ्लाई अगेरिक एक जहरीला मशरूम है। इसे खाने के बाद वो लोग बलि देते थे और फिर उनके पास बहुत सारी शक्तियां आ जाती थी। वो किसी भी नॉर्मल इंसान से 3 से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे। फ्लाई अगेरिक खाने के बाद उनके पास इतनी ताकत होती थी कि एक पंच में वो किसी की भी हड्डियां तोड़ सकते थे। इन सब चीज़ों की वजह से मुझे मानसी ट्राइब पर शक है। पर एक बात पर ध्यान देना, उन 3 लोगों के शरीर पर गहरी चोट जरूर लगी थी पर चोट लगने के निशान नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी डायटलो पास केस की कहानी। रशिया में सेम टू सेम इसी तरह का एक और केस हुआ था 1993 में खमर दबान माउंटेन के पास। वहां पर 7 हाइकर्स घूमने गए थे पर उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचकर वापस आया था और शायद मैं अगला वीडियो खमर दबान इंसिडेंट पर बनाऊं। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।